मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 5वां इकाई, जिसका नाम है आपका पदार्थों की अवस्था, जिसमें हम गैसीय अवस्था और द्रवीय अवस्था देख रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में विभिन्न प्रकार के जो गैसों का नियम है उसके लिए हमने जो अणुगति सिद्धांत है, अणुगति जो समीकरण है, उसके द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार से व्यंजक प्राप्त किए हैं। और भी कुछ हमारे सिद्धांत जो बचा हुआ है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जो अणुगति के सिद्धांत है उनकी सहायता से हम गणितीय व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो नियम दिया गया है, जो गैसों के नियम में एक और नियम है, इस नियम का नाम है हमारा ग्राहम का विसरण नियम। क्या दिया हमारा? ग्राहम का विसरण नियम। ये जो ग्राहम का विसरण नियम है हम पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो ग्राहम का विसरण नियम ये कहता है कि यदि ताप स्थिर हो, दाब स्थिर हो, तो कोई भी जो गैस का विसरण की जो दर होता है वह उसके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम लोग क्या किए हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो ग्राहम का विसरण नियम क्या कहता है भाई? तो विसरण नियम आपका कहता है, ये कहता है कि जो है स्थिर ताप और दाब पर स्थिर ताप और दाब पर गैसों के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ग्राहम का जो विसरण नियम है उसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ग्राहम का विसरण नियम ये कहता है कि कोई भी क्या होता है, हमारा जो गैस होता है, अगर उस गैस का अगर हम ताप को और दाब को क्या कर दें, स्थिर रख दें, तो उस गैस का जो विसरण का दर होता है, विसरण मतलब फैलने की जो दर होता है, वो उसके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि घनत्व क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा तो विसरण कम होगा और घनत्व कम होगा तो विसरण ज़्यादा होगा। तो परिभाषा के अनुसार अगर लिखें, यहाँ पर जो क्या होता है, जो विसरण की जो दर होता है, दर को हम लोग R से दर्शाते हैं, और ये जो दर होता है वो किसके समानुपाती होता है भाई हमारा, ये आपका डेंसिटी के क्या होता है आपका, इस प्रकार से ये समानुपाती को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो 1/, कितना होता है हमारा, ये D होता है। तो इस तरीक़ा से ये उसके वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन कहता है हमारा, ये कहता है ग्राहम का विसरण नियम। ठीक है। अब ये जो ग्राहम का विसरण नियम है, इसकी उत्पत्ति पुनः हम किससे करते हैं, अणुगति समीकरण से करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, अणुगति, है ना, समीकरण से मतलब ये जो हमारा क्या है, हमारा जो ग्राहम का विसरण नियम है, इसकी उत्पत्ति पहले तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी हम जो है फिर से ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, इस समीकरण की व्युत्पत्ति कहाँ से करते हैं, अणुगति समीकरण से करते हैं, है ना। फिर से हमको यही क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। बट अभी हम जो करते हैं वो किससे करते हैं, हम लोग अणुगति समीकरण से करते हैं। जो क्या होता है आपका अणुगति समीकरण, ये होता है PV बराबर 1/, क्या होता है, 3 होता है, ये होता है Mn, और ये क्या होता है आपका μ² को शो करता है। ये आपका क्या होता है, आपका अणुगति आपका समीकरण होता है, जिसे हम PV बराबर 1/3 Mn μ² से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो P होता है, P को हम लोग यहीं पर रखते हैं, V को इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, P बराबर 1/, क्या हो जाता है, 3, यहाँ पर हो जाता है Mn, V को इधर हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतरित कर रहे हैं। तो उस स्थिति में ये क्या हो जाता है आपका, Mn हो जाता है, बटे में क्या हो जाता है, V हो जाता है, क्योंकि पक्षांतरित कर दिए, और ये आपका क्या होता है, μ² को क्या करता है, शो करता है। चूँकि आपको पता है ना, पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं यहाँ पर कि हमारा ये जो क्या होता है आपका, जो M इंटू जो N होता है, ये किसके बराबर होता है, हमारा द्रव्यमान के क्या होता है आपका बराबर होता है ना।
तो यहाँ पर क्या होता है हमारा m इंटू जो हमारा n है इसके बराबर क्या होता है भाई m होता है, जो आणविक द्रव्यमान को क्या करता है शो करता है। तो उस स्थिति में आगे लिखें तो ये p बराबर कितना हो जाता है हमारा 1/3 हो जाता है। mn के जगह हम क्या लिखते हैं, हम लोग जो है m लगते हैं जो आणविक द्रव्यमान को शो करता है, और नीचे क्या होता है हमारा v आ जाता है, और ये म्यू स्क्वायर को क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है, या म्यू स्क्वायर को क्या करता है इस प्रकार से ये दर्शाता है। चूँकि आपको ये भी पता है कि हमारा जो क्या होता है ये जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है हमारा द्रव्यमान या मात्रा को शो करता है ना, यहाँ पर मात्रा भी हम लिख सकते हैं, और नीचे जो होता है वो किसको शो करता है हमारा आयतन को क्या करता है शो करता है। मतलब आयतन क्या होता है v होता है, और ये क्या होता है हमारा m होता है। ये क्या होता है भाई हमारा, ये होता है आपका m, और इसके बराबर होता है आपका घनत्व होता है। क्या होता है हमारा घनत्व, और घनत्व को किससे दर्शाया जाता है d से दर्शाया जाता है। तो उस स्थिति में m अपान जो भी होता है उसके जगह घनत्व होता है, और घनत्व को d से दर्शाते हैं। तो समीकरण को आगे हम बढ़ा सकते हैं, तो ये p बराबर हो जाता है, अपान क्या हो जाता है 1/3, और यहाँ पर क्या हो गया d, क्योंकि m अपान v बराबर d लिखते हैं, और ये आपका म्यू स्क्वायर को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से एक समीकरण क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, चूँकि हमको इसको प्राप्त करना है अणुगति समीकरण से, तो आगे हम क्या करते हैं जो 3 है इसको इस तरफ से क्या कर देते हैं पक्षांतरित कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका, इधर भाग में था इधर आके गुणा हो जाता है, तो ये 3p हो जाता है। तो इस तरफ क्या बच जाता है भाई, इस तरफ बच जाता है आपका d, और ये हो जाता है आपका म्यू स्क्वायर बच जाता है, क्योंकि 3 को हम लोग इस तरफ क्या किए पक्षांतरित कर दिए। तो ये भाग था इधर आके गुणा हो गया, तो 3p d म्यू स्क्वायर को शो करता है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा d होता है उसको इस तरफ क्या करते हैं पुनः पक्षांतरित कर देते हैं। तो ये 3p हो जाता है, उधर गुणा में है इधर आके क्या हो जाता है भाग में हो जाता है, तो d हो जाता है, और इस तरफ क्या बच जाता है हमारा म्यू क्या हो जाता है आपका स्क्वायर क्या हो जाता है बच जाता है। तो इस तरीक़ा से एक और समीकरण क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। जब हम क्या करते हैं जो स्क्वायर होता है उसको जब हम क्या करते हैं हटाते हैं, तो ये इधर आके क्या हो जाता है आपका अंडर रूट हो जाता है, और ये आपका जो है 3p, और ये क्या करता है d को क्या करता है प्रदर्शित करता है, या d को दर्शाता है। या तो उसको हम लोग उधर से इधर लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ पर जो क्या होता है जो दाब होता है, चूँकि क्या होता है हमारा स्थिर होता है, इस समीकरण में देखो दाब क्या होता है स्थिर होता है, अर्थात ये मान वाला क्या हो जाता है स्थिर हो जाता है। चूँकि है ना इस नियम में, चूँकि इस नियम में या चूँकि इसमें दाब क्या है स्थिर है, चूँकि है ना, क्योंकि दाब क्या है हमारा स्थिर है, दाब स्थिर है, अतः इसको हम लोग क्या लिखते हैं ये हो जाता है आपका म्यू, यह क्या हो जाता है आपका म्यू, और ये क्या हो जाता है आपका यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 1 क्या होता है d को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमको एक क्या हो जाता है छोटी सी समीकरण क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है इस प्रकार से ग्राहम का जो क्या होता है विसरण नियम होता है उसको क्या किया जा सकता है प्राप्त किया जा सकता है, बताया जा सकता है, या वेग को क्या किया जा सकता है उसको प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम ग्राहम का जो विसरण नियम है उसको हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ये भी दर या वेग को ही क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो अगर क्वेश्चन आपको 11वीं क्लास में पूछ देता है तो ठीक है, नहीं पूछता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा 11वीं जटिल होता है भाई, है ना, तो और हम नया भी रहते हैं तो बहुत सारा चीज़ कठिन भी लगता है, धीरे धीरे हमको क्या होता है समझ में आता है। तो ये हो गया हमारा ग्राहम का विसरण नियम से रिलेटेड। चलिए अब हम आगे और भी एक जो है संबंध देखते हैं जो कि दिया गया है कि गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा और तापक्रम में हमको क्या देखना है, संबंध देखना है। वैसे आप पढ़े हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होता है वो तापक्रम के क्या होता है समानुपाती होता है, और गतिज ऊर्जा को किससे शो करते हैं, ये होता है 1/2 हो जाता है mn, और ये आपका म्यू स्क्वायर जो होता है उससे हम क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो गया, mn हो गया, ये म्यू स्क्वायर को दर्शाते हैं, ये गतिज ऊर्जा होता है अणुओं का, और इसका जो मान होता है वो ताप के क्या होता है आपका समानुपाती होता है, उसके क्या होता है आपका बराबर क्या होता है पाया जाता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो इसको हम लोग फिर से कैसे प्राप्त करते हैं आगे हम देखते हैं। तो क्या लेते हैं यहाँ पर हम अणुगतिकी, है ना, या अणुगति
फिर किसके पास चलते हैं, समीकरण के पास। तो अणुगति समीकरण से, तो अणुगति समीकरण से जाते हैं तो इसका मान क्या होता है भाई, ये होता है PV बराबर 1/3, ये हो जाता है आपका Mn, है ना। ये क्या होता है हमारा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया PV बराबर, ये हो जाता है 1/3 Mn, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम लोग Mn, ये म्यू स्क्वायर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। चूँकि हम जानते हैं 3 को इधर पक्षांतरित कर दें तो इसका मान कितना हो जाता है आपका 3PV हो जाता है। इस तरफ क्या बच जाता है, Mn म्यू स्क्वायर बच जाता है ना, जब पक्षांतरित कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्ष में 2 से भाग देते हैं, दोनों पक्षों में है ना, कितना से भाई, 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, 2 से, है ना, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर तो 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो कितना हो जाता है, ये हमारा 3 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, PV हो जाता है। और इस तरफ कुछ नहीं है, मतलब 1/2 होता है। और ये Mn म्यू स्क्वायर को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, चूँकि हमको पहले पढ़े हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर जो PV होता है, कल हम लोग जो है एक अणुगति समीकरण से सामान्य गति समीकरण प्राप्त किए थे। तो ये मिला था PV बराबर क्या मिला था भाई, हमारा RT क्या हुआ था, आपको प्राप्त हुआ था। तो ये हम जानते हैं PV बराबर क्या होता है, RT होता है। और यहाँ पर PV बराबर कितना है हमारा, देखो खाली अंतर क्या है, 3/2 का है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर PV बराबर क्या है, 1/2 Mn, है ना, Mn म्यू स्क्वायर को शो करता है। तो PV बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, PV बराबर उतना लिख सकते हैं। तो 1/ कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ये हो जाता है Mn, और यहाँ पर ये म्यू स्क्वायर हो गया। और इसका जो मान है PV बराबर जो है, PV बराबर इतना है और PV बराबर कितना है हमारा, ये RT है। तो यहाँ से RT हो जाता है, ये हो गया हमारा RT। बट यहाँ पर एक नया जो है बचा हुआ है, वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसे हम 3/2 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, बता सकते हैं। इसी को हम आगे अगर और क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये 1/2 Mn म्यू स्क्वायर को क्या बोलते हैं, इसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा भी बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/2, और ये RT के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और ज़्यादा होगा तो इसे हम EA के रूप में लिखते हैं, ये भी गतिज ऊर्जा को शो करता है। और उस स्थिति में इसका मान भी 3/2, और ये क्या होता है, RT को क्या करता है, दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको भी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिसमें ये जो मान होता है हमारा कांस्टेंट होता है। जनरली कौन सा मान होता है, R कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट हो जाता है। तो अंततः गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है, T क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से अगर ये अच्छा लगता है तो ये लिख सकते हैं, ये अच्छा लगता है तो ये आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। इसी को आगे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये आपका क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है। और इसके जगह 3/2 nRT भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और ये कांस्टेंट के अंतिम में देखा जाए तो उसको हम चाहेंगे तो 1/ क्या होता है, 2, और ये हो जाता है आपका Mn, है ना, म्यू स्क्वायर बराबर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट लिखने के लिए यहाँ तक लिखा जाता है। तो इस तरीक़ा से गैस अणु की गतिज ऊर्जा और तापक्रम में संबंध को क्या किया जाता है, इस यहाँ से इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो शुरू में हम लोग जो क्या करते हैं, मान प्राप्त करते हैं, इसी मान को आगे अणुगतिकी सिद्धांत के द्वारा फिर से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो यही आपका अणुगति समीकरण से क्या होता है, व्यंजक प्राप्त होता है। तो हम लोग जितने भी नियम थे उन नियमों को हमने फिर से अणुगति की जो क्या था, समीकरण था, उसको प्राप्त किए। जैसे शुरू में हमने बायल नियम को लिया, बायल नियम क्या होता है उसको देखा, और फिर उस बायल नियम को जो है अणुगति समीकरण के द्वारा पुनः प्राप्त किए। चार्ल्स नियम देखा, उनमें जो समीकरण था उसको अणुगति समीकरण से पुनः प्राप्त किए। ऐसे करके जितने भी हमारे क्या थे, नियम थे, उन नियमों को हमने या उन नियमों के लिए जो गणितीय व्यंजक था उनको सबको किसके द्वारा, अणुगति समीकरण से प्राप्त किए। तो आपको यहाँ से चाहे तो क्वेश्चन कर सकता है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है भाई। तो ये हो गया आपका
गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा और तापक्रम में क्या हो गया संबंध। इतना में लगभग आपका जो समीकरण वाला है वो क्या हो गया आपका समाप्त हो गया। चलिए हम आप क्या करते हैं आगे की ओर चलते हैं। आगे दिया है यहाँ पर, वो दिया है आपका विभिन्न गैस अणुओं का वेग। विभिन्न गैस अणुओं का वेग यहाँ पर दिया गया है। जैसे हमारा एक दिया है भाई, हमारा औसत वेग दिया गया है। क्या दिया है? औसत वेग दिया गया है। तो ये औसत वेग क्या होता है कि जो गैस के जो क्या होते हैं, जो कण होते हैं, गैस के जो क्या होते हैं आपके जो कण होते हैं, गैस के कण क्या करते हैं, या गैस के कण नहीं बोल सके, गैस के अणु बोल सकते हैं। गैस के क्या बोलते हैं हम लोग? अणु बोलते हैं। तो गैस के जो अणु है वो आपस में क्या करते हैं भाई? टकराते हैं। उसके अलावा उस गैस के अणु को जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र से भी क्या करते हैं, उनके दीवार से टकराते हैं। और इसके कारण गैस के अणुओं का आपस में टक्कर से, या गैस के अणुओं का दीवार के जो पात्र का दीवार होता है उसके टक्कर से उनका वेग जो होता है वो क्या हो जाता है आपका? परिवर्तित हो जाता है। या उसका वेग जो है पर, है ना, प्रति सेकंड के हिसाब से क्या हो जाता है, उसमें परिवर्तित होता है। या उसके वेग में प्रति सेकेंड क्या होता है आपका? परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार वे जो गैसों का जो वेग होता है उस, है ना, गैसों के जो औसत वेग होता है उस वेग को हम क्या कहते हैं? उसका, या गैसों का जो वेग होता है उसको, या गैसों का जो भी औसत वेग को उस गैस का औसत वेग कहते हैं। या उन गैसों का जो भी वेग होता है वो औसत वेग के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या बोला कि जो गैस के जो कण होते हैं वो आपस में टकराते हैं। उसके अलावा उसको जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र के दीवार से टकराते हैं, जिससे उनके जो भी वेग होता है वो प्रति सेकंड क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, या उनमें परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार जो भी गैस का वेग होता है उसका औसत मान ही उसका क्या कहलाता है? आपका औसत वेग कहलाता है। और ये जो औसत वेग होता है उसको जो है दर्शाने के लिए वेग, विभिन्न प्रकार के वेग को v1 v2 से दर्शाते हैं, और कणों की संख्या को n1 और n2 से दर्शाते हैं। तो अंततः हमारा वेग क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन कर सकता है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं गैस के अणु, गैस के अणु एक दूसरे से गैस के अणु एक दूसरे से टकराने या टकराते हैं, है ना, टकराते हैं, अथवा पात्र के दीवार से टकराते हैं, दीवार से टकराते हैं, जिससे गैसों के वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन होता है। प्रति सेकंड क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि गैस के अणु एक दूसरे से टकराते हैं अथवा पात्र के दीवार से टकराते हैं, जिससे, है ना, जिससे गैस के वेग में प्रति सेकंड क्या होता रहता है? परिवर्तन होते रहता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जिससे गैस के वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन होते रहता है, प्रति सेकंड परिवर्तन होते रहता है। इस प्रकार गैस के वेग के औसत मान को, गैस के वेग के औसत मान को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। गैसों के वेग को, है ना, यहाँ पर भी हमारा गैसों के वेग को यहाँ पर आप लिख सकते हैं, गैसों के वेग को, है ना, v1 हो गया, इससे हमारा v1 v2 v3, है ना, विभिन्न वेग को, गैसों के विभिन्न वेग को बोल सकते हैं। गैसों के विभिन्न वेग को v1 v2 v3 इस प्रकार से vn, है ना, तथा गैस के अणु को
N1 N2 N3 से क्या करते हैं हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, और इसको लिखते वक्त हम क्या लिखते हैं भाई, तो ये हमारा भी हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है भी, जहाँ औसत वेग को क्या करता है शो करता है। और इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है हमारा, जैसे हमारा ये लिख सकते हैं N1 V1 प्लस N2 V2, इसी तरह तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं N3 V3, इसे करके आपका इधर आगे क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाता है आपका NN, और ये हमारा VN हो जाता है। और अपान में क्या लिखते हैं हम लोग N1 N2 N3, इस प्रकार से NN क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका औसत वेग को शो करता है। इसी को आगे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से औसत वेग बराबर अंडर रूट, यहाँ पर क्या होता है 8R अपान पाई M से क्या करते हैं दर्शाते हैं, जहाँ पर M जो है आणविक द्रव्यमान को क्या करता है शो करता है। तो ये क्या होता है हमारा आणविक द्रव्यमान को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से औसत वेग को क्या किया जा सकता है दर्शाया जा सकता है कि जो भी गैस के अणु होते हैं ना वो एक जगह तो स्थिर होते नहीं हैं, इसलिए इधर उधर क्या करते हैं गति करते रहते हैं, जिससे क्या होता है हमारे गैस के अणु आपस में क्या करते हैं टकराते हैं। मान लो एक पात्र है, इस पात्र में बहुत सारे गैस के क्या है अणु हैं, जैसे O2 है हमारा गैस है हमारा, ये क्या है हमारा O2 है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है भाई O2 भर दिया है, यहाँ पर क्या भर दिया गया है O2 भर दिया गया है। तो ये गैस के जो कण हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे यहाँ पर टकराएंगे, यहाँ पर किससे टकराएंगे हमारे एक दूसरे से टकराएंगे। तो इसके कारण क्या होगा उसमें गति क्या होगा हमारा चेंज होगा। उसके अलावा ये दीवार के क्या होते हैं जो पात्र के जो दीवार होते हैं उससे भी क्या करेंगे टकराएंगे, उसके कारण से भी क्या होता है इनके जो गति होता है उनमें क्या आ जाता है परिवर्तन आ जाता है, अर्थात इनके वेग में क्या हो जाता है प्रति सेकेंड क्या होते रहता है परिवर्तन होते रहता है। तो उनके यही परिवर्तन का जो औसत मान होता है उस औसत मान को हम क्या करते हैं औसत वेग के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, जिसको इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। चलिए अब हम क्या करते हैं आगे की ओर चलते हैं। एक हमारा दिया है हमारा वो है अधिकतम संभावित मान होता है। अधिकतम संभावित मान का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो भी हमारा क्या होता है अधिकांश गैसों का जो वेग होता है, अधिकांश गैसों का जो भी क्या होता है वेग होता है वही उसका अधिकतम संभावित मान कहलाता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कि अधिकांश गैसों का है ना वेग, अधिकांश गैसों का, ठीक है, तो अधिकांश गैसों का वेग, अधिकांश गैसों का वेग, गैसों का वेग क्या कहलाता है भाई, अधिकांश गैसों का वेग अधिकतम संभावित वेग कहलाता है, संभावित वेग कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं कि अधिकांश जो गैसों का जो भी वेग होता है उस गैस को ही हम क्या बोलते हैं अधिकतम संभावित वेग कहते हैं। और ये जो हमारा संभावित जो क्या होता है आपका जो वेग होता है उस वेग को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं इस प्रकार से जो है दर्शा सकते हैं। ये हमारा क्या होता है अल्फ़ा होता है, और ये अंडर रूट हमारा बात करें तो 2a हो जाता है RT अपान M से क्या किया जाता है इसको प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पर M बराबर, जहाँ पर क्या होता है भाई हमारा M बराबर आपका क्या होता है आणविक द्रव्यमान को क्या करता है दर्शाता है, आणविक द्रव्यमान को दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से हम अधिकतम संभावित जो भी वेग होता है उसको बता सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आता है, सब क्वेश्चन आता नहीं है रियल में, ठीक है, फिर भी आप जानो अधिकतम संभावित वेग क्या होता है। तो अधिकांश गैसों का जो भी वेग होता है वही वेग क्या कहलाता है आपका अधिकतम संभावित वेग कहलाता है। जो भी गैस होता है संभावना के तौर पर होता है, जिसको इस प्रकार से अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट 2RT अपान M से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। एक होता है हमारा वर्ग माध्य मूल होता है, क्या होता है भाई हमारा वर्ग माध्य मूल होता है। तो जो भी निश्चित ताप होता है उस निश्चित ताप पर जो भी गैस का जो क्या होता है हमारा वर्ग के वर्गमूल
जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, वर्ग माध्य मूल कहलाता है। तो बोल सकते हैं कि निश्चित ताप पर किसी गैस के है ना वेग को बोल सकते हैं वर्ग माध्य मूल कहा जाता है, या वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। तो जो भी निश्चित ताप पर किसी गैस के वर्ग हमारा क्या होता है हमारा, या यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं किसी भी निश्चित ताप पर किसी गैस के वेग को हम लोग क्या करते हैं, वर्ग माध्य मूल से दर्शाते हैं, से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और इसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, u का प्रयोग करते हैं। और इसके जगह हम देखें तो कुछ मान होता है, जैसे यहाँ पर हमारा क्या होता है n1, यहाँ पर किसके लिए प्रयोग करते हैं n1, और उसके बाद क्या होता है c1 स्क्वायर के रूप में, उसी प्रकार हमारा n2 c2 स्क्वायर के रूप में, n3 है ना, उसके बाद c स्क्वायर 3 के रूप में। इस प्रकार से क्या किया जाता है, बढ़ते जाता है। और आगे जो मान होता है हमारा वही n1 n2 n3, इस प्रकार से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। तो ये छोटा छोटा मान आपके बुक में क्या किया गया है, दिया गया है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो फिलहाल जो आज का जो क्लास है वो हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला जो क्लास है उस क्लास में हम आगे मैक्सवेल का जो भी जो आपका क्या दिया है, मान दिया गया है, मैक्सवेल का वेगों का जो क्या है वितरण नियम है, उसके बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। तो फिलहाल आज का जो क्लास है वहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं भाई।